संदीप, आपका इस प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है। ये चाइना ने अभी 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डिस्प्ले किया है, उसके बाद काफ़ी हलचल मच गई है और भारत में भी जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वो काफ़ी चौंक गया है इसको लेकर के और काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन किया जाए और जो अपने श्रोता हैं, जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा एनलाइटन किया जाए कि तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो 5th जनरेशन, 6th जनरेशन ये सब जो होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, तो ये है क्या? इसके बारे में हमें थोड़ा-सा एनलाइटन करें। तो जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अब मीडिया के अंदर ये एक वीडियो आया था जिसमें कि 2 फाइटर जेट्स दिखाए गए थे चाइनीज एयरफोर्स के, जिन्होंने फ्लाई पास्ट किया था और लोगों का कहना है कि इसमें 5th और 6th दोनों जनरेशन के फाइटर जेट्स चाइना ने दिखाए। थोड़ी सी इस बात में सच्चाई है और थोड़ी सी सच्चाई नहीं भी है। पहली बात तो ये कि 5th जनरेशन फाइटर जो है चाइना का, वो है F-35। तो F-35 जो चाइना का प्लेन है, वो एक तरह से जो J-35 चाइना का प्लेन है, वो F-35 की कॉपी है। कुछ सालों पहले बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के जितने भी ये ऑफिसेज हैं, इन सब में फाइटर जेट्स के डिजाइन चोरी हुए थे, पेंटागन से भी चोरी हुए थे और तब ये मालूम नहीं था कि डिजाइन किसने चोरी किए और कहाँ तक पहुंचे। तो लगभग 8-9 साल पहले की घटना है, इस पे काफी इंक्वायरी भी हुई थी। तो अब समझ में आ रहा है कि अमेरिकन F-35 का डिजाइन चाइना ने चोरी करवाया था और उन्होंने उसकी कॉपी बनाई है J-35। अब J-35 एक 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन को हम समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो सबसे पहली चीज जो 5th जनरेशन की होती है वो है स्टेल्थ, यानी कि जब आप रडार से उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो रडार पे नहीं आएगा। तो वो पहली चीज है। दूसरी है सुपर क्रूज, यानी कि जब एक फाइटर जेट साउंड बैरियर को तोड़ के मैक 1 की स्पीड से ऊपर उड़ता है तो वो बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। तो जो ये सुपर क्रूज एबिलिटी होती है जेट इंजन की, उसमें वो ज्यादा फ्यूल ना कंज्यूम करते हुए बहुत ही कम फ्यूल में मार्क 1 मार्क 2 की स्पीड पे जा सकता है। तो ये हो गया सुपर क्रूज। और नंबर 3 होता है सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, यानी कि वो फाइटर जेट बिल्कुल हवा में कलाबाजियां कर सकता है और अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अचानक से ऑल्टीट्यूड चेंज कर सकता है। वो होता है सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। तो ये 3 चीजें आपकी स्टेल्थ, सुपर क्रूज और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, 3 एसेस, ये आपको डिफाइन करते हैं 5th जनरेशन फाइटर को। अब अमेरिका के पास F-35 बहुत पहले से है। चाइना ने एक J-20 नाम के 5th जनरेशन को बनाने की कोशिश की थी, हालांकि वो असफल प्रयास था क्योंकि वो पूरी तरह से स्टेल्थ भी नहीं था और सुपर मैन्यूवरेबल भी नहीं था। और हमारे जो पिछले एयर चीफ थे, उन्होंने बोला था कि ये इसको तो हम रडार पे आराम से देख सकते हैं। तो चाइना ने जब J-20 बनाया तो उन्होंने इसको एक अटेम्प्ट किया था 5th जनरेशन बनाने के लिए, लेकिन उस वक्त वो असफल रहे। जो 5th जनरेशन J-20 बनाया उन्होंने, वो असल में स्टेल्थ भी नहीं था और उसके अंदर सुपर मैन्यूवरेबिलिटी भी नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने ये डिजाइन चोरी किया अमेरिकन F-35 का और उसका उन्होंने अब कॉपी बना लिया है। बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है और उसी तरह की शेप है। अब अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हैं वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर की शेप और जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो हम समझ चुके हैं कि ये 5th जनरेशन है। तो ये अपने आप में चाइना की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तो अभी तक 4th जनरेशन भी ठीक से नहीं बनाया है। हमारा LCA तेजस जो है आज तक प्रोडक्शन लाइन से नीचे नहीं उतर पा रहा और इधर चाइना ने 5th जनरेशन भी बहुत अच्छे से बना के डिस्प्ले कर दिया है दुनिया को। J-20 के 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी सर्विस में है और J-35 भी बहुत जल्दी सर्विस में आ जाएगा। तो ये तो हो गई इसके 5th जनरेशन की। अब जो इसके साथ जो दूसरा फाइटर जेट था जिसको लोग 6th जनरेशन कह रहे हैं, असल में वो 6th जनरेशन नहीं है, वो 5th जनरेशन का ही ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ जेट है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि 5th जनरेशन में भी 2 तरह के जेट होते हैं। एक है आपका F-22 टाइप का और एक है F-35। F-35 स्टेल्थ है, लेकिन F-35 स्टेल्थ सिर्फ सामने से, यानी कि अगर कोई फाइटर जेट उसके सामने आ रहा है तो उसे F-35 दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर कोई ग्राउंड बेस्ड रडार है, फॉर एग्जांपल हमने जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम का रडार तैयार कर रखा है या S-300 का रडार है,
वो उसको पिकअप कर सकता है, क्योंकि F-35 हर एस्पेक्ट से स्टेल्थ नहीं है, वो साइड से स्टेल्थ नहीं है, वो नीचे से स्टेल्थ नहीं है। ठीक है जी। इसके कई सारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स बताएंगे कि इसके कई कारण होते हैं। अब जो F-22 है अमेरिका का जेट, वो ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ है, यानी कि वो आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, हर जगह से स्टेल्थ है। उसको ना सिर्फ आगे से बल्कि किसी भी दिशा से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो F-22 का पर्पस है कि वो फुली स्टेल्थ है, हर डायरेक्शन से स्टेल्थ है, और F-35 जो है वो पार्शियल स्टेल्थ है। तो चाइना ने जो ये दो प्लेन दिखाए, इसमें जो पहला प्लेन दिखाया वो तो J-35 है जो पार्शियल स्टेल्थ है। जो दूसरा उन्होंने डिजाइन दिखाया वो टेललेस डिजाइन है। टेललेस डिजाइन का मतलब होता है कि उसको रडार किसी भी दिशा से अगर डिटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसके डिटेक्शन में नहीं आएगा। तो है दोनों ही 5th जनरेशन, लेकिन एक फुली स्टेल्थ है, एक पार्शियली स्टेल्थ है। यानी कि इसमें थोड़ी कैपेबिलिटी जो है ज्यादा है, कुछ एडवांटेजेस हैं इसके साथ। तो अब रही बात, आपने बात की इंटरनल जो क्वालिटी है, जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स इन सब की है, तो वो क्या होगी। लेकिन मेरा ये कहना है, इसमें हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि निश्चित रूप से हम ये मान के चले, जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनका लेवल एक एक नेक्स्ट लेवल का होता है। चाइना क्या वो लेवल सर्टेनली नहीं है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उनके पास जो कुछ भी है वो अपना है। भारत के साथ दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या है कि भारत के पास एक तो वो फोर्थ जनरेशन में ही अभी लटका हुआ है, और दूसरी बात, भारत के पास ये अपना नहीं है। अगर सपोज करिए कि हमारे पास जो मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स है, वो जैसे रफाइल है, तो उसके भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर उसमें कुछ खराबी आती है, मान लो उसको चेंज करना है, तो वो हमें उसके लिए हमें फ्रांस में दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, या इनफैक्ट जिस कंट्री से वो आया है वहां पर, तो हमें उसके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। तो चाइना के पास ये एडवांटेज है कि उसको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी, जो उसको एक बहुत बड़ी एज देती है किसी भी वॉरफेयर में, क्योंकि अल्टीमेटली युद्ध में जुनून तो होता ही है इम्पोर्टेंट, लेकिन लंबे समय में युद्ध वही जीतता है जिसका सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब हाल और जो हमारी डीआरडीओ है, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज तो है, क्योंकि जो तेजस की इंजन है वो अमेरिका ने रोकी हुई है। हम तो अभी तेजस में ही अभी अटके हुए हैं, 5th जनरेशन भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में जो गैप है भारत और चीन के बीच में, वो तो अगले 5 साल और 10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी भारत सरकार इस बारे में क्या सोच रही है, और उसके सामने ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप एक बहुत बड़े एक लीडर ने कहा है कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम बोरोड वेपन्स। तो जब आप दूसरे से कोई हथियार लेते हैं तो आप कभी भी शक्तिशाली नहीं होते, और उसका वही कारण जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। अब भारत के साथ परेशानी ये है कि यहाँ तो 4th जनरेशन बनाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। पहले तो 20-25 साल टेस्टिंग ट्रायल में लटका रहा, उसके बाद एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट निरंतर बदलती रही, उसके बाद अब जब सब कुछ फाइनल हो गया तो अमेरिका से आने वाला इंजन रुक गया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया बहुत ही पीछे चल रहा है। चलो, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वालिटी हम कहते हैं कि इतनी शायद अच्छी नहीं भी होगी, लेकिन हमारी क्वालिटी क्या है, हमारा अपना सामान क्या है? हमारा सामान तो मार्केट में है भी नहीं, तो हम किसी की क्वालिटी पे क्या ही टिप्पणी कर सकते हैं। अब रही बात एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रंस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और ये 42 स्क्वाड्रंस मैं आपको बता दूं कब की है, ये 1960 के दशक की है, जब इंडिया को टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ना था, सिर्फ चाइना एक मेजर एडवर्सरी था। और चाइना की एयरफोर्स भी तब बहुत छोटी थी, आज जितनी है उससे बहुत छोटी थी। तो आज तो इंडिया के पास 3 या 4 फ्रंट का वॉर है। पहले पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है, तीसरा बांग्लादेश है, चौथा बर्मा है। तो हमारे आसपास 4 पड़ोसी मुल्क हैं जो कि इंडिया को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन से। तो अब तो 4 गुना हो चुका है। कायदे से तो 40-42 स्क्वाड्रन की जगह हमारी तो अभी 140 होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय जो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो ये है कि आज की डेट में सिर्फ 33 या 34 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स की,
और उसमें भी आज तक भी हैरानी की बात यह है कि 4 या 5 स्क्वाड्रन MiG-21 इस्तेमाल हो रही है। दुनिया की एयर फोर्सेस इस बात पे हंसती हैं कि जो हवाई जहाज बिल्कुल म्यूजियम में रखने वाला है, उसको लेकर आज तक हमारी एयर फोर्स फ्लाई कर रही है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात, जो हमारे पास स्ट्राइक फाइटर है जैगुआर, उसको बनाने वाला देश ही कब का ऑब्सोलीट कर चुका है। कारगिल वॉर जो हुआ था आपका 99 में, उसमें जैगुआर, MiG-27, MiG-21 ये सभी ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दिए थे एयरफोर्स ने, क्योंकि ना तो ये मॉडर्न कॉम्बैट के लिए सूटेबल है और ना ही इनकी सर्विस लाइफ इतनी बची हुई है। तो इसके बावजूद बिल्कुल जो हवाई जहाज म्यूजियम में रखने चाहिए, उनको ले लेकर आज तक हमारी एयरफोर्स फ्लाई कर रही है। तो ये बहुत ही पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और सरकार ने अभी एक रिसेंटली कमेटी तो बनाई है, लेकिन वो कमेटी क्या ही करेगी और कितने हवाई जहाज खरीद लेगी, इसका कोई अभी अंदाजा ही नहीं है। अब राफेल हम खरीदने गए, तो राफेल के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कहते हैं जी हमारा ऑर्डर बुक भरा हुआ है, हमें और कई देशों को देना है। और फ्रांस में यूनियन बाजी है, वहां वर्कर्स के राइट्स हैं, हफ्ते में मुश्किल से 4 दिन वो काम करते हैं। तो ऐसे में वो आपकी कितनी एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस को बना के खड़ा कर देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इंडिया के पास देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन नहीं, इन अदर वर्ड्स। तो ये तो आपने जो बताया वो बहुत ही सही बताया, और सच जो है कई बार कड़वा होता है और उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब जो हालात हैं सो तो हालात हैं। तो क्या हम ये मान लें कि चीन जो है एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, अगले अभी तुरंत ना करे, अगले 5 साल या 10 साल में? क्योंकि तब भारत और चीन के बीच में गैप इतना बढ़ चुका होगा कि भारतीय एयर फोर्स उसको संभाल पाने में सक्षम नहीं होगा। और अगर मान लो अब तो बांग्लादेश भी एक फ्रंट पूरी तरह से खुल गया है। ऐसे में बांग्लादेश भाई डाइवर्ट तो कर ही सकता है आपका अटेंशन, और कोई कंट्री यहाँ तक ये 2 फ्रंट वॉर तो लड़ ही नहीं सकती। अगर 4 फ्रंट वॉर हो जाए तो आपकी हार तो तय है, आप ये मान करके चलो। तो क्या हम मान करके चले कि जिस तरीके से चीन ने घेराबंदी की है भारत की, पाकिस्तान बांग्लादेश में घुस चुका है, अब तो मैं उसको 2.5 फ्रंट भी नहीं कहता, मैं 3.5 फ्रंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कंप्लीटली। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि अगर कभी युद्ध होगा तो भारत की हार एकदम तय है? मुझे तो बड़ी निराशाजनक स्थिति नजर आ रही है। जी बिल्कुल निराशाजनक है ही, और सरकारें लगातार इसमें फेल होती रही हैं। जनरल वीके सिंह जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं बल्कि आर्मी की सिचुएशन इतनी खराब थी, उन्होंने कहा कि एक फुल फ्लेजेड वॉर में, यानी अगर हम सभी तरफ से युद्ध में घिर जाए, तो हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का असला बचता है। 1 वीक एमुनेशन ओनली, क्रिटिकल एमुनेशन। तो आप सोचिए कि एयरफोर्स का हवाई जहाज तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो टैंक का एमुनेशन तक नहीं है 1 हफ्ते से ऊपर। अब उसके बाद हुआ ये कि सरकारों ने उस चीज के ऊपर ढक्कन लगा दिया। आज की डेट में हम नहीं जानते कि वो एमुनेशन की सप्लाई को पूर्ति करी गई, नहीं करी गई, क्या वो एक्चुअल में अभी तक प्रॉब्लम है या नहीं है। इसी के साथ साथ जनरल वीके सिंह ने यह भी कहा था कि हमारे पास जो आर्मी के T-72 टैंक हैं, दे आर ब्लाइंड एट नाइट। तो आप सोचिए 21वीं सदी के युद्ध में आपका ऐसा टैंक है जो कि रात को चल नहीं सकता। तो आप कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं और कितने फ्रंट संभालने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल निराशाजनक स्थिति है, और हिंदुस्तान के चारों तरफ खतरा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में आपके जमायती इस्लामी वाले लोग हैं, म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, चाइना की ताकत आज की डेट में अमेरिका को भी सरपास कर चुकी है। अमेरिकन नेवी के जितने जहाज हैं, 300 के करीब हैं, उनसे ज्यादा फ्रिगेट्स चाइनीज नेवी के पास है। आज चाइनीज नेवी के पास 340 युद्धपोत है, और जबकि हमारे अगर आप युद्धपोत देख लेंगे टोटल, तो हमारे पास तो 100 भी नहीं है। तो हर तरफ से हिंदुस्तान घिर चुका है, और हर तरफ से हमारे को डिफेंस के प्रिपेयर्डनेस में निराशा ही मिलती है। और न जाने अगर अगर ये सभी लोग आपस में मिलजुल के लड़ाई करने का एक फैसला कर लेते हैं, तो हिंदुस्तान कैसे बचेगा और कौन इसको बचाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। और ये हालांकि इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मान लो चीन होगा, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
आपको सब कोऑर्डिनेट करके युद्ध में उतर जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपको इस तरह का। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर किसी भी एक देश के साथ अगर हेड ऑन फाइट होती है, जो कि सिर्फ 2 ही कंट्रीज है जिनके साथ हो सकती है, वो है पाकिस्तान और चाइना। तो उसमें कम से कम बाकी के जो आपके दुश्मन देश है, वो उस समय युद्ध के समय में किसी फ्रंट पे मुसीबतें खड़ा कर सकते हैं। और आप आपके यूक्रेन लिए का एग्जाम्पल लीजिए। जी, आप यूक्रेन का एग्जाम्पल लीजिए। यूक्रेन की सैन्य ताकत रशिया की सैन्य ताकत से बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मिनिस्क्यूल। लेकिन बावजूद उसके 3 साल से युद्ध चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने पलटवार नहीं किया। यूक्रेन ने रशिया के अंदर भी बहुत तबाही करी है, उनकी फौजें, उनकी टैंक्स, उनके फाइटर, हर चीज डिस्ट्रॉय करे। तो आप सोच लीजिए कि हमारे पास, अगर हम एयरफोर्स को यूज करते हैं और अगर हमारे 20-30 हवाई जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इनका रिप्लेस करने में तो हमें 40 साल लग जाएंगे। और अगर हमारे 50-100 टैंक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमारे पास जो अर्जुन टैंक है, उसकी सालाना प्रोडक्शन आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। सालाना प्रोडक्शन 12 भी नहीं है। तो अगर आपके 100-120 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, तो 10 साल तो आपको टैंक बनाने में लग जाएंगे। और बैटल ऑफ बसंतर, बैटल ऑफ लोंगेवाला, ये सब जो बैटल्स इंडिया देख चुका है, इसमें एक एक युद्ध में 50-60 टैंक तबाह हो जाते हैं। तो आप समझिए कि हमारे पास रिप्लेसमेंट की कैपेसिटी तो दूर दूर तक नहीं है। 10 साल, 20 साल, 30 साल में भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जो एक लड़ाई में क्षतिग्रस्त होंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की जो बात चल रही है, और उस पर काम उसको और तेज लाया जाए, उसमें तेजी की जाए। और भले ही मेरा तो ये कहना है कि भले ही आपके पास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन ना हो, ठीक है। अगर मुझे तो ये देखना है कि ट्रम्प के आने के बाद जो जी इंजन वाली जो बात है उसको देने की, उसमें कुछ तेजी आती है कि नहीं आती है। और ये भी मेरा तो कहना है कि भाई अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर मान लो कि आप 5th जनरेशन का इंजन नहीं बना सकते खुद से, तो आप रसिया से ही 4th जनरेशन का, आप जो जो भी आपको मिल रहा है बड़े स्केल पर आप करो, या अपना तो इंजन बनाने की कैपेसिटी तो अभी है नहीं। तो कम से कम अगर मान लो आपके पास क्वांटिटी होती है, और मान लो अगर कोई भी अगर 4th जनरेशन का इंजन भी अगर आपको मिलता है, तो आपके कम से कम जो मिग 21 जो है अभी, उससे तो स्थिति कम से कम ठीक रहेगी। ये नहीं होगा कि अगर युद्ध हो गया तो आपके पास कुछ भी नहीं है। भाई देखिए, ये तो आज की स्थिति आप बयां कर रहे हैं। एक फाइटर को रिप्लेस करने के लिए कम से कम 5 साल का समय लगता है, वो भी अगर आप आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो तो। अगर आप फ्रांस के साथ या रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो 5वें साल में तो पहली खेप आपके पास पहुंचेगी। तब तक आपको फाइटर पायलट को भी ट्रेन करना है, आपको ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, आपको मेंटेनेंस फैसिलिटी भी बनानी है। क्या कुछ बन जाएगा 5 साल के अंदर। तो ये कोई सोल्यूशन का कोई हल नहीं है। जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है, जो इंडिया के अंदर करप्शन है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर एक डील हुई थी इंडिया की, जिसमें हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल जो थे एस के त्यागी, उनका नाम आया, उनको जेल हुई। और उसके बाद उनका अभी भी शायद केस चल रहा है या जो भी हो रहा है। तो आप देखिए, जूनियर से लेकर हाईएस्ट लेवल तक इतना भारी करप्शन है कि एक हेलीकॉप्टर तक बिना करप्शन के इस देश में आता नहीं। तो यहाँ तो 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की सौदों की बात हो रही है। इसमें तो न जाने कितनी कंपनियां क्या कुछ बनाने के लिए आ जाएंगी। इवन जो राफेल की डील हुई थी डसॉल्ट एविएशन के साथ, उसमें अनिल अंबानी ग्रुप जो है, एडैक ग्रुप, उसको जबरन शामिल किया गया। वहां के राष्ट्रपति ने अपनी संसद में बोला फ्रांस के, कि हमारे ऊपर ये दबाव डाला गया कि आप अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को राफेल डील के अंदर जबरदस्ती इंक्लूड करो। और किया गया उन्होंने। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। वो एक नेशन टू नेशन डील थी, लेकिन निश्चित रूप से वो एक क्रिटिकलिटी भी थी कि राफेल को लेना ही था। तो चलो फास्ट ट्रैक करके आपने लिया, लेकिन सब कुछ उसमें बिल्कुल साफ साफ था पानी की तरह। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर कुछ आग लगी है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। लेकिन चलो, अब वो तो डन डील है।
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी तो रही है ना कि बोफोर्स हो, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे रफाल हो, कहीं न कहीं हर डील जो होती है वो विवादों के घेरे में पड़ जाती है आपको। फिर जो एक प्रणब मुखर्जी के टाइम में जो ये हुआ था, एक सबमरीन को स्कॉर्पिन। स्कॉर्पियो डील उसमें भी काफ़ी शोर-शराबा उसमें हुआ था और प्रणब मुखर्जी का भी नाम उसमें उछला था। तो यहाँ तक तो है कि कोई भी जो बड़ी डील है यहाँ तो होती ही नहीं है, आपको इस तरह की। तो कम से कम हम ये उम्मीद रखें कि अब जो स्थिति है, आप ये मान कर के चलिए कि पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान इस हालत में न रहे कि अटैक करने की सोचे और चीन अपने मसलों में फँसा रहे, उसको अमेरिका फँसा करके रखे। है ना? या वो ताइवान के साथ लड़ करके अपनी जो हालत है वो कमज़ोर कर ले और वो इस स्थिति में ना हो इसके। तो हमें कई सारे इसमें मुझे परमुटेशन इस पे में इस इस पे मुझे निकिता क्रुश्चेव का एक जोक याद आया। तो निकिता क्रुश्चेव रशिया का, सोवियत यूनियन का डिक्टेटर था। वो हिंदुस्तान जब आया तो उसने वापस रशिया जाने के बाद ये बोला, कहता है कि हिंदुस्तान जाने के बाद ना मुझे भगवान पे भरोसा हो गया है, क्योंकि कहता है कि मैं ये समझ गया हूँ कि इस देश को कोई और नहीं, बस भगवान ही चला रहा ये तो बात जो निकिता क्रुश्चेव ने कही उसको तो बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया। हम तो हर दिन उसको रियलाइज़ कर रहे हैं है। कि हाँ। कैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ये चल भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। अगर आप 1970 से कंपैरिज़न करेंगे, तो आज की जो हमारी इकोनॉमी है काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। ठीक है? यहाँ पर लोगों को अच्छे-अच्छे जॉब्स भी मिल रहे हैं। मतलब 1-1 करोड़, सवा-सवा करोड़ के पैकेज वाले भी जॉब्स मिल रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि 10,000 की भी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। मतलब वर्स्ट लेवल ऑफ जो कंट्राडिक्शंस हो सकते हैं, वो यहाँ पर हैं और डिफेंस में भी ये देखने को मिलता है। तो अच्छा, अब आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या प्राइवेट प्लेयर्स जो आ रहे हैं, धीरे-धीरे आपको सारी कंपनीज़ हैं जो आ रही हैं, तो क्या उससे आने वाले समय में कुछ स्थिति में सुधार होगा? कुछ हमारी जो अपनी कैपेबिलिटी है, सप्लाई चेन है, उसको हम मैनेज करने में सक्षम होंगे? चलो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। एक कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज ने आज से तकरीबन 12 साल पहले इंडिया में टैंक्स की मेंटेनेंस और टैंक्स की ट्रेनिंग और जो हमारे जो आर्मर्ड क्रू होता है उसकी ट्रेनिंग और उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सिमुलेटर बनाए थे। सिमुलेटर मतलब कि वो टैंक नहीं होता, लेकिन एक टैंक जैसा डमी होता है जिसके अंदर बैठकर आप मशीन्स के जरिए, कंप्यूटर के जरिए टैंक चलाना और आर्मर्ड वॉरफेयर सीख सकते हो। आपको रेंज पे जाने की और पेट्रोल बर्बाद करने की या टैंक को वाकई में खराब करने की जरूरत नहीं होती। उस सिमुलेटर बनाने वाली कंपनी का आप जानते हैं क्या हुआ बाद में? वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि उसने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है कि इंडियन आर्मी ने उसको लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम विदेश से इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन इंडिया की बनाई हुई कंपनी का कोई सामान नहीं लेंगे। आज भी आप देखिए, कलेशनिकोव ने बरेली में अपनी प्लांट बनाया कलेशनिकोव राइफल के लिए। अब क्या हुआ कि उस प्लांट को मंजूरी देने में जान के देरियां चल रही हैं। उस प्लांट से आज तक कलेशनिकोव राइफल बन के निकला नहीं है। ठीक है जी। अब उसको जान के वो देरियां कर रहे हैं, जान के उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया ने अब सिग सॉवर नाम की कंपनी से राइफल्स इंपोर्ट करी हैं। एक एक राइफल 10 लाख, 20 लाख या पता नहीं 50 लाख रुपए की है, और वो उन्होंने स्विस कंपनी से इंपोर्ट करी। तो इंडिया में मुद्दा ये है कि चाहे आपका डिफेंस कोई लोकल कंपनी बनाने को तैयार हो, आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके बाबू लोग हैं, जो आपके करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, वो उसको बनने ही नहीं देते, और अगर बन भी जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अभी जो कल्याणी ने गन बनाई है, हॉविट्जर गन आर्टिलरी के लिए, कल्याणी को ये गन बनाए हुए 15 साल हो गए। अब जाके उसको कुछ ऑर्डर मिले हैं, जब इंडिया बहुत ही खराब सिचुएशन में पहुंच गया। कहीं पर भी गन मिल नहीं रहा है इंडिया को। रशिया का गन उतना एडवांस है नहीं, अमेरिका से ले नहीं सकते, तो बचा कल्याणी। तो इसलिए यहां पर डिफेंस को लेकर इतनी लोगों के अंदर लालच है कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री भी बन जाती है तो उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता नहीं, आपकी बात तो
पूरी तरह से सही है। हम जो कुछ भी इंडियन आर्मी का हम देखते हैं, तो स्थिति तो वास्तव में अच्छी नहीं है। और हमने जो भी युद्ध जीते या जो भी हमारी धाक है, वो सिर्फ इंडियन आर्मी के जुनून की वजह से है आपको। तो वो हमारे ऑफिसर्स और हमारे जवान इतने कैपेबल हैं कि वो आँच नहीं आने देते, चाहे हमारे पास जो भी शॉर्टेज रही हो। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर मान लो कि इतना ज़्यादा गैप हो गया है कि सिर्फ उसको जुनून से नहीं आप गैप को भर सकते। तो हमें सच को स्वीकार करना पड़ेगा और ये अभी से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी इस तरीके से कि कम से कम अगले 10 सालों में सबसे पहला तो है कि तेजस को आप ऑपरेशनल करें, डिप्लोमेसी करके करें या जैसे करें, तेजस का जो प्रोडक्शन लाइन है, आप उसको बढ़ाएँ। चाइना से मैच करने की बात तो अभी दूर की बात है। एट लीस्ट जो स्टॉप गैप है कि वही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के सबसे पहले उसको ठीक करें। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तेजस को भी तो जी, मोदी सरकार ने बहुत फोर्स किया एयर फोर्स को कि आपको ये लेना ही है। उसके बाद वरना एयर फोर्स भी लेने को इसको तैयार नहीं थी और बहुत दबाव के बाद इसको अब ये किया गया कि नहीं आपको लेना होगा, तब फिर ये लिया है। तो अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उसमें पंगा फंसा दिया। अब उनको तो आर्म ट्विस्टिंग करनी है, तो उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग कर दी। लो आप कर लो। देखिए इसका इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है जो नेवी ने किया है। नेवी के अंदर जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ARDE, वो उनका अपना नेवी से कंट्रोल्ड है। उसमें कोई बाबू डॉम, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई पॉलिटिशियन का हस्तक्षेप नहीं है। तो नेवल आर्मामेंट इंस्टीट्यूट ने आप देखिए कि सारे युद्धपोत भी बनाए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाए हैं और अभी 3 न्यूक्लियर सबमरीन भी वो बना चुके हैं। INS अरिहंत, INS अरिघात और अभी एक और तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन वो लॉन्च कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसी देश में, इसी आर्म्ड फोर्सेस की एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम प्रोडक्ट बना रही है। सबमरीन इंडियन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसका सबसे कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी माना जाता है सबमरीन। तो हमने न्यूक्लियर सबमरीन बना लिए, तो हम टैंक क्यों नहीं बना सकते और तोप क्यों नहीं बना सकते? ये यहाँ के ब्रेन पावर में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ वो ब्यूरोक्रेसी की जो इस चीज को रोक के रखती है। तो नेवी का एग्जाम्पल लेते हुए हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए मिसाइल में भी हमने काफी अच्छा किया हुआ है और जो मोस्ट एडवांस्ड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है, आज आज मैं अगर ये कहूं कि हम चाइना से या दुनिया से मैच कर पाने की स्थिति में अगर किसी एक फील्ड में है, तो वो मिसाइल है। बिल्कुल। तो जब वहां कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जी। तो बात वही है इफ्स एंड बट्स की। और बस उम्मीद करें कि भारत अगले 10 साल तक किसी लड़ाई में ना फंसे। और इस सरकार ने कई सारे अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ और भी बेहतर हो, राजनेताओं को थोड़ी अकल आए, जो कि मुझे आती हुई तो नहीं दिखती है। मतलब टू बी फ्रैंक, ना तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का बेसिक इंस्टिंक्ट बदलने वाला है, ना ही राजनेताओं का वो मतलब मुझे समझ में आता है। लेकिन चलो इसी बीच में कुछ सेंसिबल लोग हो जाते हैं, जैसे गडकरी जी हैं, उनको समझ में आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है तो बहुत अच्छा काम किया बहुत लिमिटेड टाइम में। तो चलो कोई बढ़िया डिफेंस मिनिस्टर भी मिल जाए, कम से कम राजनाथ सिंह जी से तो मुक्ति मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद संदीप, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? और आप अपने कमेंट्स जरूर बताइए। और आज का जो डिस्कशन था वो थोड़ा निराशाजनक नोट पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि दुनिया और लाइफ ऐसी ही है। आपको हर प्रॉब्लम का बहुत पॉजिटिव और सॉल्यूशन आपको मिले, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। और अगर सिचुएशन खराब है तो खराब है, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। और ये चीजें जो है मेन स्ट्रीम डिस्कशन का कभी मुद्दा नहीं बनती। आप ये समझिए कि अ, जो लोक लुभावन जो योजनाएं चल रही है देश में, जो फ्रीबीज चल रहा है, उससे उसका एक एक और मैं बताता हूं कि अभी तो और स्थिति खराब हुई है ओरॉप को लेकर के।
यूरोप के बाद भारत सरकार का लगभग पूरा का पूरा जो डिफेंस बजट है वो पेंशन और स्टाफिंग बिल में ही खत्म हो जा रहा है। तो आपके पास नए हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो अब ये आपको तय करना है, अगर आप हम लोगों की प्रायोरिटीज ही अगर अस्क्यूड हैं, अगर झुकी हुई हैं, अगर दूषित हैं, अगर हमें फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए और क्या कहते हैं लाड़की बहन योजना जैसा सब्सिडी चाहिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर आपको कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है। आपकी सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, आपकी पुलिसिंग खराब होगी, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो खराब होगा। तो ये चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक देश का कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली कंट्री इज द कलेक्टिव आप उसको कहिए कि हम जो सब सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, उस कंट्री उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि नए साल में कुछ बेहतर हो और इस दिशा में सबसे पहले तो हमें तेजस का इंजन मिले ताकि कुछ स्थिति ठीक हो और हम इस चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।